हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो अभी तक आपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिए। या आप आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, उसके प्लेलिस्ट में आपको जो डी ट्रिपल एस बी के ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। आपका आगामी जो आने वाले एग्जाम है उसमें ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है काफी अच्छा खासा है। डी ट्रिपल एस बी ने जो ऑफिशियल सिलेबस भी जारी कर दिया है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ये लीनियर अलजेब्रा से संबंधित अभी क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, इसके बाद और भी पार्ट्स में आपको करवाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित या एनबीएस केबीएस से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको आप वहां से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट ये इन्होंने कहा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए। और राइट हैंड साइड में इन्होंने दिया है कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए और बाद में इनवर्स लिया जाए। तो क्या ये बराबर होता है? हाँ बिल्कुल ये बराबर होता है, ये रूल होता है। तो हमें ये सही स्टेटमेंट है, मतलब हमें तो फॉल्स खोजना है, तो ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है। सी ऑप्शन में आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिया जाए या उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया जाए, दोनों बराबर आता है। हाँ बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें फॉल्स खोजना है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। डी ऑप्शन में इन्होंने कहा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लिया जाए। ट्रांजुगेट का मतलब ट्रांसपोज करके उसका कंजुगेट लिया जाए। ठीक है। ट्रांजुगेट का मतलब होता है कि ए का कॉन्जुगेट लेके आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए या ए का ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। ये तब काम करता है ज्यादातर करके जब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तब वो वहां पे ज्यादा ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ए ट्रांजुगेट। ए ट्रांजुगेट की डेफिनेशन ये होती है कि ए का कॉन्जुगेट लेके उसका ट्रांसपोज ले लीजिए या पहले ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट लीजिए, तो ए ट्रांजुगेट ऐसे निकाला जाता है। और ए ट्रांजुगेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ए ट्रांजुगेट वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका ट्रांजुगेट निकालिए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, उसका आप जो है इस तरीके से निकालिए तो ये बराबर आएगा। ठीक है, और तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है, ये हमारे काम का नहीं है। बी ऑप्शन देखिए सीधा सीधा फॉल्स है। ये आप जो है 10+2 की किताबों में भी आपको एनसीईआरटी के मिल जाएगा। कहा जाता है कि ए बी का इनवर्स ये किसके बराबर आता है? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आता है। ठीक है, रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखा जाता है। बट यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स दिया तो ये गलत है और हमें गलत ही खोजना था। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शंस आपके पास है, बोथ आर आइडेम्पोटेंट and only B is idempotent, both are not idempotent, only A is idempotent। पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट तब बोलेंगे जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए? ए आ जाए। ये डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई उसका हम इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज गिवन? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए। ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? हमें ए गिवन है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है? बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो ये बी है इस पे हम लोग इक्वेशन 2 से ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख से पाएंगे? ए और बी की जगह पे मैं लिख देता हूँ बी ए, इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करके। ठीक है, इज इक्वल टू ए, ये तो हमें गिवन था पहला। और ये दूसरे में हमने किसका इस्तेमाल किया? यूजिंग टू, जो सेकंड रिलेशन है उसका मैंने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। तो पहले मैं ए बी को एक साथ कर लेता हूँ, ए को अलग कर लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड में ए है। अगर कि ए बी इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन का बात करें, फर्स्ट जो कंडीशन दी गई है ए बी इज इक्वल टू ए दिया गया, तो यहाँ पे मैं ए पुट कर देता हूँ। तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए आ गया, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। और अभी मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर ए आ गया तो उसका मतलब ए कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए इज व्हाट? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था। अब बी के बारे में भी कंक्लूजन निकालना, चले बी के बारे में कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो जैसे ए के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए हमने फर्स्ट रिलेशन का इस्तेमाल किया था।
वैसे बी का कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग सेकंड रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज गिवन, बी ए इज इक्वल टू बी, हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है इसमें हम लोग इक्वेशन वन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। बी और ए के जगह पे मैं रख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एसोसिएटिव लॉ लगाइए, बी और ए को एक साथ कर दीजिए और ये वाला बी बाहर कर दीजिए, इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पे बी ए की वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन नंबर टू से बी ए की वैल्यू कितनी है, बी है। तो बी इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। इसका मतलब बी कैसा है, आइडम पोटेंट है। बी इज व्हाट, आइडम पोटेंट है। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे मैट्रिसेस है, आइडम पोटेंट मैट्रिसेस है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर व्हाट, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर द रियल स्क्वायर मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। कहा जा रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए बी इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक, ठीक है। देखिए एक रूल मैं बता देता हूं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू और प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, इस तरीके से लिखा जा सकता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बांटा जा सकता है। अब अगर आप राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो ए के बराबर ही आएगा, ठीक है। और ये जो पहला पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है, सिमेट्रिक पार्ट होता है। ये 10+2 की एनसीईआरटी में बताया जाता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बांटा जा सकता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसी के प्रूफ में हम लोग ये भी प्रूफ करते हैं कि ए प्लस, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां से हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि उस समय ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा आता है, सिमेट्रिक आता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा आता है, सिमेट्रिक आता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा आता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है। आइए ऑप्शंस में चलते हैं। ये कह रहे हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक ये बोल रहे हैं, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता बल्कि सिमेट्रिक होता है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये कह रहा है ए बी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अब चलिए ए बी के बारे में, ए बी सिमेट्रिक है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए हम लोग उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर आता है। अब इसके आगे हम लोग फिर इसको आगे हम कुछ प्रोसीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए और बी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे है नहीं। और हमें प्रूव क्या करना था, अगर सिमेट्रिक लाना होता तो ए बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब आता, जब ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर आता। जबकि हम लोग आगे फिलहाल इसको हम लोग इसके आगे कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए बी इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा देन ईच रो सम ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू व्हाट। ये सभी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021 के पेपर्स में आपको करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2018 और 2014 के पेपर्स हम लोग कवर कर चुके हैं और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ ईच रो सम ऑफ ए इज अल्फा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट रूल है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सभी रो का सम अल्फा आ रहा है तो ए की पावर के का सम भी अल्फा की पावर के आएगा। ये तो डायरेक्ट रूल होता है, बस अर्थ मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स ए है, मैं ऐसे लेता हूँ 1 1 1 1। अब पहले रो के सम की बात करें तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरे रो के सम की बात करें तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या करें, इफ ईच रो सम, हर रो का सम कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है। फिलहाल मेरा अल्फा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इसका कोई उस मैट्रिक्स का कोई पावर किया जाए तो ज्यादा तो नहीं, हम लोग एक पावर करके देख लेते हैं, इसका ए स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए आप इसको, कितना जाएगा 2, है ना, 1 1 जा 1 + 1 2, फिर ये 2 और यहाँ 2 और ये 2 आ गया। अब इसके हर रो का सम निकालें, कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 4 आ गया। 4 का मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और ये भी कितना आ गया, 2 का स्क्वायर। तो जब इस मैट्रिक्स ए के हर रो का सम 2 था
तो जब उसका स्क्वायर किया गया तो हर रो का सम कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हर रो का जो सम आएगा वो 2 का क्यूब आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की पावर कितना कर रहे हैं, के कर रहे हैं। इसका मतलब हर रो का सम कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर के आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ ए इज एन क्रॉस एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती हो तो उसको हम लोग इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कहा जाए देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ए कोई एन क्रॉस एन की इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा। अब वैसे तो देखिए एक रिजल्ट है कि अगर ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो उसका जो आइगन वैल्यूज होता है, उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो कितने होते हैं, प्लस माइनस वन होते हैं। कितने होते हैं, प्लस माइनस वन होते हैं। इसका एक आसान शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए को आप रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा से, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आई को आप रिप्लेस कर दीजिए वन से, तो यहाँ से इसकी जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी कितनी आ जाएंगी, प्लस माइनस वन आ जाएंगी। इस तरीके से भी निकाला जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ था, तो यहाँ से इसकी आइगन जो वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई, प्लस माइनस वन आ गई। अब ये करें इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा। अब मान लीजिए सभी आइगन वैल्यूज अगर वन 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 वन, मान लीजिए एन आइगन वैल्यूज हैं, अगर सभी वन 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 ही हम लोग ले लें, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट वन आ जाएगा। सभी अगर हम लोग माइनस वन ले लें अगर, ठीक है, अगर माइनस वन एन टाइम्स ले लें, तो या तो प्लस वन आएगा या तो माइनस वन आएगा। ठीक है, और कुछ इसमें मिक्स ले लें, प्लस वन माइनस वन ऐसे करके ले लें, प्लस वन माइनस वन ऐसे करके, तो आंसर या तो प्लस वन आएगा या तो माइनस वन आएगा। ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट आएगा या तो वो प्लस वन आएगा या तो माइनस वन आएगा फॉर एवरी एन। तो ये कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है अदर देन माइनस वन या प्लस वन, ऐसा तो नहीं होगा। ये कह रहे जीरो आएगा, नहीं होगा। ये कह रहा माइनस एन या प्लस एन आएगा, ऐसा नहीं होगा। प्लस वन या माइनस वन फॉर एवरी एन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देखिए इसको पूछा जा रहा है, इसके क्वेश्चन ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, इसका फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन आएगा। तो मैट्रिक्स एक ऐसा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब इसको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है मैट्रिक्स मेथड, जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। दूसरा होता है इसका क्रैमर्स रूल होता है। दूसरा इसका क्या होता है मेथड, क्रैमर्स रूल। और तीसरा इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है, रैंक मेथड होता है। ठीक है, रैंक मेथड। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी अगर आपको तीनों मालूम है तो कभी कभी ये वाला मेथड जो जल्दी आंसर दे देता है, कभी सेकंड वाला आंसर जल्दी देता है, कभी थर्ड वाला आंसर जल्दी देता है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस खोजने के लिए तीनों मेथड आपको मालूम होने चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं क्रैमर्स रूल से करूंगा। क्रैमर्स रूल जरा सा एक बार मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग तीन तरीके के मैट्रिसेस बनाएंगे, है ना। एक हो गया डी, एक हो गया डी मैट्रिक्स, एक हो गया D1 मैट्रिक्स, एक हो गया D2 मैट्रिक्स, और एक हो गया D3 मैट्रिक्स, है ना। हालांकि इतने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट मैं पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि इस मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्रैमर्स रूल से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। डी मैट्रिक्स क्या बनेगा, डी जो मैट्रिक्स बनेगी, मतलब डिटर्मिनेंट हम लोग कहने जा रहे हैं, इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के या x1 x2 x3 कोफिशिएंट जो है उसको लिख देते हैं। पहला इक्वेशन देखिए, x1 का कोफिशिएंट कितना 0, x2 का कोफिशिएंट कितना 1, x3 का कोफिशिएंट कितना 5। तो क्या लिखेंगे, 0 1 5। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट है वो कितने हैं, 2 4 3 है, 2 4 3। तीसरे में कितने हैं, 4 7 1 है। x1 x2 x3 कोफिशिएंट कितने हैं, 4 7 और 1 है। ये बन गया हमारा डी। अब D1 कैसे बनेगा, D1 में क्या करना, जो पहला कॉलम है उसको जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है -4 -2 और -2 उससे रिप्लेस कर देना है। मतलब जो पहला कॉलम होगा -4 फिर -2 और -2, बाकी सेकंड थर्ड को उतार देना है। 1 4 7 5 3 1। अभी मैं देखिए आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, अदरवाइज 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जब मैं आप अच्छे से मेथड को आप समझ जाएंगे
इस क्वेश्चन को हम लोग 1 मिनट से कम समय में ही सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं पूरे मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। D2 कैसे लिखा जाता है? जो ये डी डिटर्मिनेंट बना है, इसका सेकंड कॉलम को आप लोग राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसे रिप्लेस कर दीजिए, मतलब -4 -2 -2। यहाँ D3 कैसे बनेगा? थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए, -4 -2 -2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हमको क्या लिखना है? 0 2 4, और यहाँ क्या लिखना है? 5 3 1, और यहाँ पे पहले नंबर पे 0 2 4 और 1 4 7। तो डी तो आपको समझ में आ गया होगा, x1 x2 x3 कोफिशिएंट से डी बना है। D1 कैसे बना? पहले कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर दिए, D2 के लिए दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए, D3 के लिए तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर दिए। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है? एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आती है? x इज इक्वल टू हमारे पास आता है D1 अपॉन डी, x इज इक्वल टू आता है D1 अपॉन डी। y कैसे आता है? या x1 x2 x3 कहा गया था, x1 x2 की बात कर लेते हैं। x2 कैसे आएगा? D2 अपॉन डी, और x3 हमारा कैसे आएगा? D3 अपॉन डी। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले पूरा दारोमदार डी के ऊपर होगा, पहले डी निकाल लेते हैं हम लोग। तो डी निकालेंगे, कितना आ जाएगा? -1 इंटू ये कितना आ जाएगा? 2 -12, 2 -12 मतलब -10, और +5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 14 -16, 14 -16 -2, तो ये आ जाएगा +10 -10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, डी आ गया 0। अब देखिए नीचे यहाँ पे 0 आ चुका है, नीचे यहाँ पे क्या आ चुका है? 0। ठीक है, नीचे 0 आ चुका है। देखिए जब डी की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के ऑप्शन है। मैं यहाँ पे आपको जरा सा कंडीशंस बता दूं। अगर डी 0 नहीं आया, इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उस समय हम लोग क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। तो फिलहाल तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो बी ऑप्शन इन्होंने कट गया। ठीक है, अब फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, या क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो या तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा या तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, अगर डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो अब हम लोग किसको चेक करेंगे? अब पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? D1 D2 D3 के ऊपर होगी। अब अगर d इज इक्वल टू 0 और D1 D2 D3 ये सभी के सभी कितना आ गए? 0 आ गए, तो इस समय हमारा कैसा सोल्यूशन आता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। और अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो आ गया, मान लीजिए कि D1 नॉन जीरो आ गया, या D2 नॉन जीरो आ गया, या D3 नॉन जीरो आ गया, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? उसमें हम लोग कहते हैं नो सोल्यूशन। उसमें हम लोग क्या कहते हैं? नो सोल्यूशन। ठीक है, अब चलो D1 को चेक कर लेते हैं। तो D1 या D2 किसी को एक चेक कर लेते हैं, चलो D2 को ही चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 -12 -10, और फिर +5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू कितना आ जाएगा? -4 और +8, 8 -4 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो ये -40 +20 ये कितना आ गया? -20, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला केस बनेगा, D2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नो सोल्यूशन हमारा आएगा। नो सोल्यूशन का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रैमर्स रूल क्या होता है। इसको हम लोग रैंक मेथड से भी निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहा जा रहा फाइंड द रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। उसके लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग? R2 इज रिप्लेस्ड बाई व्हाट? R2 - 3R1, R2 - 3R1। तो जो गिवन मैट्रिक्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 20 तो था ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 - 3R1 करेंगे, 30 - 30 0, 40 - 60 कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट रो में हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट रो में हम लोग क्या कर देते हैं? 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे कितना बचा? 0 -20। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट, और इसके नीचे 0 आ गया, और यहाँ पे दूसरा पाइवोट एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? 1 2 0 -20 के साथ ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहा जा रहा है इफ u इज इक्वल टू इतना और v इज इक्वल टू इतना, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स यूजिंग इनर प्रोडक्ट। अब देखिए इनर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए? फार्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ uv का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ u और नॉर्म ऑफ v।
अब इसके लिए देखिए दो बातें आपको समझना पड़ेगा, इनर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और नॉर्म कैसे निकाला जाता है। अगर यू बी का इनर प्रोडक्ट निकालना है ना, तो आपको डॉट प्रोडक्ट की तरह काम करना है। जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ए वन का ए वन ए टू, जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0, प्लस दूसरे का दूसरे में 0 इंटू 1, प्लस तीसरे का तीसरे में 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये आ गया हमारा इनर प्रोडक्ट। नॉर्म कैसे निकालते हैं, जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे का नॉर्म कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा √2 इंटू √2। कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहते हैं गिवन दैट एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन इन आर क्यूब, गिवन दैट एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन इन आर क्यूब आर द सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब। दो सब स्पेसेस दिए गए हैं, एक एक्स वाई प्लेन और दूसरा वाई जेड प्लेन इन आर क्यूब। द डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सब स्पेसेस इज इक्वल टू व्हाट। अब तक इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग डिटेल में भी कर सकते हैं इसको। कहा जा रहा है एक्स वाई प्लेन एक सब स्पेस है, और दूसरा क्या सब स्पेस है, वाई जेड प्लेन। उसका इसका इंटरसेक्शन ये बताइए, एक्स वाई प्लेन, ठीक, और वाई जेड प्लेन, इसका इंटरसेक्शन आएगा क्या। जरा सा सोचिए एक बार गंभीरता से इसको, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस बना दूं, एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लेन तो हमारा ये है और वाई जेड प्लेन हमारा ये है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा इसमें आता है वाई एक्सिस। कॉमन क्या आएगा इसका, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा। और वाई एक्सिस कैसा, वन डायमेंशनल है। ये पूछ रहे इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सब स्पेसेस। तो वाई एक्सिस तो एक लाइन है ना, लाइन तो वन डायमेंशनल होती है ना, जिसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखिए आर क्यू, मान लीजिए ये जो सब स्पेसेस है इसको मैं यू और भी से डिनोट करता हूँ। यू क्या है, एक्स वाई प्लेन, भी क्या है, वाई जेड प्लेन। तो जो ये आर क्यूब है वो कैसे बनेगा, आर क्यूब बनेगा यू प्लस बी से। भाई एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन को मिला दीजिए तो पूरा आर क्यूब, पूरा स्पेस कवर हो जाएगा ना। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ यू प्लस बी कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर क्यूब। और डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितना होता है, आर क्यूब का डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशनल है ना, तो 3 होता है। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, डायमेंशन ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ भी और माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन भी, जो कि हमें निकालना है। अब देखिए यू प्लस बी का डायमेंशन अभी आपने कहा 3 है। यू का डायमेंशन मतलब क्या, यू क्या एक्स वाई प्लेन है ना, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल होता है। भी का डायमेंशन मतलब वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का भी डायमेंशन 2 होगा। और हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन भी। तो यहां से हमारा डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, 4-3 विच इज इक्वल टू 1। तो फार्मूले से इस तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो तुरंत आप आंसर समझ जाएंगे, इसका 1 इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। Consider the matrix representation of linear transformation T from R square to R cube given by T of xy is equal to 3x minus y। पहला जो कंपोनेंट है 3x माइनस वाई, दूसरा कंपोनेंट है 2x प्लस 4y, तीसरा कंपोनेंट है 5x माइनस 6y। इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। अब देखिए अगर इसका बेसिस कुछ अलग अलग दिया होता तब तो इसमें थोड़ा मेहनत करना होता। जब स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालनी होती है तो उसका एक शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर वेक्टर स्पेस दिया जाता है, जैसे आर क्यूब, इसका डायमेंशन कितना 3 है, तो 3 बाई जो पहला नंबर पे जो वेक्टर स्पेस दिया वो आर स्क्वायर दिया गया है ना, आर स्क्वायर, उसका डायमेंशन कितना 2। तो मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3/2 की बनेगी। 3/2 का मतलब समझ रहे होंगे आप, ऐसे ये 3 रो और 2 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो पहली बार सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, सी के बारे में तो आप तुरंत एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसका ऑर्डर ही 3/2 नहीं है। ठीक है, अब तो इसको डायरेक्ट मैं इसका तरीका बता देता हूँ। ये जो पहला कंपोनेंट है ना, इसके कोफिशिएंट को आप देखिए, पहले कंपोनेंट में
यक्स का कोफिशिएंट कितना 3 और वाई का कोफिशिएंट कितना -1, ऐसे आपको लिख देना है। दूसरे कंपोनेंट में एक्स वाई कोफिशिएंट कितना 2 और 4, ऐसे यहाँ आप लिख दीजिए 2 और 4। और तीसरा कंपोनेंट है वो कितना, उसके एक्स वाई कोफिशिएंट कितना 5 -6। और लीजिए आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्टकट तभी काम करेगा जब हमें जो मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी वो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालना हो, तभी ये काम करेगा। अगर बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, इसके अलावा कोई बेसिस वहां पर अलग से दी गई है, तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक क्वेश्चन करवाया था, उसको आप देखिएगा कि वहां पे हम लोग मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना है वो मुझे पता लग सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।